खान साहब, मैं सबसे पहले तो जरदारी साहब की दौरा पंजाब से आगाज करूंगा। और आप चूंकि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी को बड़ी करीब से जानते हैं और अभी जो उनका माजी करीब में उनका रोल रहा है उसको भी जानते हैं, और हाल के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से पंजाब का जो दौरा था उनकी क्या तवक्कुआत थी और क्या वो पूरी हुई इस तमाम तर मेल मुलाकातों और गुफ्तो शनीद के बाद? रजा, आपने बड़ा अहम सवाल किया है, और अगर इस पे संजीदगी से मैं बात ना करूं या ईमानदारी से बात ना करूं तो मैं ज्यादती करूं। ये मामला जब पीडीएम के अंदर इख्तलाफ जिस रोज पैदा हुआ, उसी रोज समझ आ गई थी कि अब चाहने वालों ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिट नहीं हो सकेगी। अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अभी तक पंजाब में बरकरार है और उसमें कोई तब्दीली के इम्कानात नहीं, बावजूद कि आप इस ऑब्जर्वेशन के कि ख़ानदान शरीफ के अंदर इख्तलाफात हैं, ख़ानदान शरीफ फैसला नहीं कर पाया क़यादत किसके पास जानी है। ये आपकी और मेरी सोच तो है, लेकिन ख़ानदान शरीफ इस पे मुकम्मल यकीन रखता है कि जो उसके फैसले हैं, जो उसकी क़यादत है, उसको कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के अरकान जो पंजाब से जिनका तल्लुक़ है, मुकम्मल तौर पे मानते हैं, तस्लीम करते हैं। अब इस दौर में आसिफ साहब ने जो ज़िम्मेदारी उठाई, जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि मियाँ साहब आप कहाँ हैं, आप आइए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद कीजिए, ये जानते हुए कि मियाँ साहब पाकिस्तान में नहीं थे। जब पीडीएम बनी थी तो मियाँ साहब उस वक़्त भी पाकिस्तान में नहीं थे। सही। इस सबको जानते हुए और ये जानते हुए कि इसका रद्द-ए-अमल शदीद भी होगा, और हुआ। और फिर जो उसके बाद कहानी है वो आपके सामने है कि पीडीएम जो एक ताकत के तौर पे इमर्ज कर रही थी, जो हुक्मरान पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ा रही थी, हर जाने वाला हफ्ता एक ज़्यादा ताकतवर चैलेंज लेके आ रहा था हुक्मरान जमात के लिए, और हुक्मरान जमात को समझ नहीं आ रही थी कि उस सारी सूरत हाल का मुकाबला कैसे करें। जैसे ही पीडीएम में वो इख्तलाफ पैदा हुआ, उसके बाद हुक्मरान जमात पर से जो दबाव था वो कम होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने फैसला इसलिए किया है कि वो शायद अपने मुकदमात की ट्रांसफर चाहते हैं टू सिंध। वो भी नहीं हुई, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि वफाक में जो हुकूमत कर रही है जमात, उसने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका जो आखिरी किला है उसको भी छीनने की कोशिश की जानी चाहिए, और वो उसकी कोशिश में मसरूफ है। सही। उसने एक ऐसा नुक्ता उठाया जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो ये कहते हैं कि जो एनएफसी अवार्ड के पैसे मिले, आप वफाक को उसकी पाई पाई का हिसाब दें। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि आईनी तौर पे इस सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर एक बराह रास्त अ, डाका मुदाखलत। है, और मैं इसको नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी एम्बैरेसिंग पोजीशन में चली गई, हम्म। और उस पे एक काम और हुआ, और जो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने जो रिमार्क्स देने शुरू किए हैं, और जिस तरीके से उसने कहा है कि ये हुकूमत कहीं और से चलती है, बाहर से चलती है, ये नाअहल है, और इसके पैसों की समझ नहीं आ रही कहाँ जाने, उसने भी एक स्टैंड लेना शुरू कर दिया। ठीक। एमक्यूएम ने पिछले दिनों एक सानिया जो हुआ सिंध के अंदर, एक तसादम के अंदर जो सूरत पैदा हुई, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब देखें, पीडीएम को छोड़ते वक्त शायद ये ख्याल था कि हालात उनके लिए बेहतर हो जाएंगे, जो फैसला करने में ज़्यादा ताकतवर धड़ा है पाकिस्तान के अंदर, वो उनकी हमायत करेगा, उसकी हमायत से वो अपनी लिए एक नई फिजा बनाएंगे। उसी की कॉन्टीन्यूटी का ये हिस्सा है जो दौरा पंजाब। अब दौरा पंजाब में अगर आप ऐसे दोस्त के साथ जाके मिलें
जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सबसे बड़ा हमला जो किया, उस ग्रोह का वो सरखेल था। बिल्कुल। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी उस वक़्त उस आदमी की इस हरकत के ऊपर अफ़सोस का इज़हार किया था, दुःख का इज़हार किया। और जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, इससे बड़ा हमला पीपल्स पार्टी को तोड़ने का ना हुआ और ना ही उसको इतनी कामयाबी हुई। अगर आप उनके साथ जाके सियासत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है नज़रियात की सियासत तो फिर पहले भी नज़र नहीं आ रही थी, तब तो ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल। अगर हमने इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स करनी है, अगर भट्टो साहब को भी अपने साथ शामिल करना है, मेरा भट्टो साहब से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैंने पहले आज फ़िक्रा कहा कि मुझे वो सच बोलना पड़ेगा जो बहुत कड़वा होगा। मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में एक फ़िक्रा कहा था कि क्या बिलावल इस पार्टी को सिंध तक महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें मसरूफ़ हैं? तो मेरे पे बहुत तनकीद हुई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से और उन लोगों ने कहा था कि मैं बिक गया हूँ। अब पता नहीं कौन किसके हाथों में बिकता है, कौन क्या करता है, ये तो तारीख साबित करेगी। अब भट्टो साहब के साथ आप क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो नज़रियाती वर्कर थे? बिल्कुल। आपने जो सरगोधे से एक दोस्त को ढूँढा, उसकी पोज़ीशन क्या है? लाहौर में जिस दोस्त को आपने ढूँढा, जिसने रोहिल अज़हर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उसकी इस वक़्त पोज़ीशन क्या है? रूमी साहब, मैं एक बात कहूँगा, ये सर। सब खेल इसलिए शुरू हुआ कि किसी ने कोई इशारा किया कि जाओ और कोशिश कर लो, साल सवा साल है, तैयारी कर लो, शायद इतनी सीटें ले जाओ कि कुछ तुम्हारी पोज़ीशन भी बन जाए। मैं आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस बात का शक है और ख़दशा है कि मुल्क के वो इदारे जो पाकिस्तान को चलाने के लिए फैसले करते हैं, उनके नज़दीक एक हंग पार्लियामेंट अब उनकी ज़रूरत है इस पार्लियामेंट के बाद। एक ऐसी हंग पार्लियामेंट कि जिसमें किसी के पास कुछ भी ना हो। वो ये तो शायद मान लें कि सूबों में वो कुछ गिव एंड टेक को तस्लीम कर लें या ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि कुछ मिल जाए, लेकिन हंग पार्लियामेंट मुझे लाजमी तौर पर नजर आती है। बिल्कुल। पीटीआई से मेरा लाख इख्तलाफ हो, लेकिन पीटीआई एक पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है। हाँ, वो सिलेक्टेड है। अब देखिए ना, पीटीआई ने इन बजट्स के अंदर जितना पैसा तरक्याती फंड्स के लिए अपने एमएनएस और एमपीएस को दिया है, वो बड़ा मानेखेज है। तमाम तैनातियां वो अपने दोस्तों, अपने पार्टी वर्करों या उन पार्टी वर्कर्स के करीबी साथियों और खानदानों की कर रहे हैं। वो ऐसा कानून लेके आना चाह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको महज इस बिना पे निकाला जा सके कि उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक सिस्टम के जरिए इस बात को साबित किया पाकिस्तान के अवाम में कि ये जो दोनों पार्टियां ये चोरों का टोला है, करप्ट है।